हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग यूपी आर ओ 2023 की जो वैकेंसी आने वाली है नेक्स्ट मंथ अगस्त में नो डाउट आ जाएगा नोटिफिकेशन, और जिसका एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में लगभग हो जाएगा। तो आप लोगों को प्रिपेयर अभी से होना है, और साथ ही साथ जो लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एंड मेंस 2024 की तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की, उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर अभी से आप तैयारी कर रहे होंगे तब जाके पूरे एक साल में आपका प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी होगी। तो इसीलिए ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पे एंशिएंट हिस्ट्री टॉपर्स नोट्स की एक सीरीज चलाई जा रही थी। बीच में कुछ समय के लिए बंद हो गई थी क्योंकि हेल्थ इशू हो गया था, थोड़ा बिजी हो गया था मैं, इसलिए ये क्लास रेगुलर नहीं आ पा रही थी। और आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे बहुत प्यारे प्यारे कि सर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो मेरे दोस्तों, मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए जो है कि फैमिली को लेके, मतलब मम्मी को लेके थोड़ी हेल्थ ख़राब हो गई थी उनकी। लेकिन अब मैं पूरी तरीके से फ्री हो चुका हूँ और मेरी मॉम भी बहुत अच्छी हो गई हैं, स्वस्थ हो गई हैं। तो अब ये क्लासेस आपको रेगुलर देखने को मिलेगी, डेली बेसिस शाम पर जो है कि आएगी। और करंट अफेयर्स की विजन आईएएस मैगजीन की भी क्लास आ चुकी है आज 5 बजे, और अब वो भी रेगुलर आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना था एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्य काल। इससे पहले 12-13 लेक्चर्स हो चुके हैं, अगर आपने उसे नहीं देखे तो प्लीज़ जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। बहुत ही अच्छे से डिटेल से मैंने समझा है, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए एंड इंटरव्यू के लिए बहुत ही अच्छे से कंटेंट को डिलीवर किया है। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग मौर्य काल। और मौर्य काल के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी छोटी सी, कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको ईजिली पीडीएफ सभी एक्सेस हो जाएंगी। और आप अगर हमसे बात करना चाहते हो या कोई क्वेरीज हो तो आप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम का। साथ ही साथ मेल आईडी पर भी आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं मौर्य काल की। तो मौर्य काल की अगर हम बात करेंगे तो 322 बीसी से लेके 185 बीसी तक का इनका कार्यकाल रहा है। यानी 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक पूरी तरीके से मौर्य काल इस्टेब्लिश हुआ। मुख्य रूप से कहाँ पे हुआ था ये मगध साम्राज्य में था। हमने मगध के बारे में डिटेल, महाजनपद की पीरियड्स में कैसे हुआ, डेवलप कैसे हुआ, ये सभी चीज़ें पिछले 12 लेक्चर्स में सभी सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, पाषाणिक सभ्यता पढ़ी, वैदिक सभ्यता पढ़ी है, महाजनपद पीरियड्स पढ़े। इन सभी चीज़ों को, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें जरूर देख लीजिएगा, ताकि आगे की क्लासेस आपको समझ में आ सकें। तो बात करेंगे मौर्य काल को जानने के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग राजा महाराजाओं पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। सबसे अधिक फोकस होगा जहाँ से प्रीलिम्स के प्रश्न बनते हैं, साथ ही साथ जहाँ से मेंस के प्रश्न बनते हैं, हम उन पे फोकस करेंगे। टॉपर्स के नोट्स में यही तो एक खास बात है, आपको देखने को मिलेगी। फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है, पिन पॉइंटेड चीज़ें पढ़ेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ेंगे, जहाँ से आप मेंस की भी आंसर राइटिंग कर सकें और प्रीलिम्स में भी आप क्वेश्चन को ईजिली टैकल कर सकें। तो सबसे पहले आपको किसी भी वंश के बारे में या किसी भी पीरियड्स के बारे में जानना है, तो उसके बारे में जानकारी के स्रोत आप क्या फॉलो करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी जानकारी सही होगी या गलत। तो इसीलिए मौर्य काल की जानकारी रखने के लिए दो थिंकर की राइटिंग तो जरूर समझनी। दो थिंकर कौन? एक तो हमारे थे कौटिल्य, जिनका अर्थशास्त्र लिखा हुआ है। इनके बारे में जब आप पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के बारे में, तब आपको यहाँ पे मौर्य काल की बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिलेंगी जो ऑथेंटिक होंगी। वहीं दूसरा आता है एक सबसे बड़ा नाम, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे आते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो मौर्य काल में जो पुरातात्विक स्रोत हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, स्तूप हैं, चैत्य हैं, भवन हैं, इन सब के बारे में जो जानकारी है वो सबसे अधिक अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहीं से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी इसी बार आप देखेंगे 2022 और 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम्स में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। तो अभी हम आगे डिस्कस भी कर लेंगे उसको। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले कौटिल्य के अर्थशास्त्र को, कि किस प्रकार से कौटिल्य के अर्थशास्त्र को समझने से, पढ़ने से हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो क्या लिखते हैं कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में मौर्य पीरियड के दौरान, कि राजनीतिक विषय पर यह पुस्तक लिखी गई। सबसे पहले इंपॉर्टेंट शब्द इसका जरूर अर्थशास्त्र है, लेकिन यहाँ पे ये अर्थ का मतलब इकोनॉमी से मतलब नहीं लेते हैं। यहाँ पर कौटिल्य ने इस पुस्तक को अर्थशास्त्र नाम दिया है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक गतिविधि, राज्य की नीतियाँ, राज्य के सिद्धांत, राजा का नियम, राजा का प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व और प्रजा का राजा के प्रति उत्तरदायित्व, अपने साम्राज्य विस्तार, इन सभी के बारे में विस्तार से इसमें चर्चा किया गया है। तो ये एक राजनीतिक विषय पर लिखी हुई पुस्तक है। सामान्यतः यह कहते हैं कि यहाँ पे चक्रवर्ती राज्य या राजा का उल्लेख भी ये देते हैं।
इनके अनुसार कि चक्रवर्ती जो उपाधि है ये मौर्य काल के साम्राज्य में बहुत सारे राजाओं ने प्रयोग किया है। वहीं इसमें टैक्सेशन प्रोसेस भी बताया है कि कर की प्रणाली क्या होगी, कैसे प्रजा को अपने राजा में जो है कि राजा को टैक्स देना चाहिए। वहीं गुप्तचर शासन की बात भी करते हैं, जो आगे आप बरीद वगैरह जो पढ़ते हैं उसकी बात पहले से ही कौटिल्य ने गुप्तचर शासन की बात की है। लगभग 17 प्रकार के गुप्तचर बताए हैं कि ये राजा को प्रशासन चलाने में कितना हेल्पफुल होते हैं। और इसी के साथ साथ सामाजिक आर्थिक विषय पर भी एक विस्तार से चर्चा की है कि मौर्य काल के समय में सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, प्रजा के हित कैसे थे, ये सभी चीज़ों पर चर्चा की गई है। पहली चीज़ कि प्रजा के सुख में राजा का सुख होता था, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की यहाँ पे अवधारणा देखने को मिलती है। खुद अशोक ने भी अपने शासन काल में स्वयं को कल्याणकारी राजा और अपने साम्राज्य को कल्याणकारी साम्राज्य कहा कि जो प्रजा के हित में सदैव तत्पर है। उन्होंने स्पष्ट भाषा में कहा था अपने शिलालेखों में, अपने आदेशों में, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय, चाहे मैं शयन कक्ष में हूँ या दरबार में हूँ, अपनी समस्या को लेकर मेरे सामने आ सकता है और मैं उसका समाधान भी करूँगा। मतलब लोक कल्याणकारी अवधारणा यहाँ पर देखने को मिलती है मौर्य काल में, क्योंकि प्रजा अगर सुखी है, खुश है, तभी राजा भी सुखी है और खुश है। तो ये फोकस किया गया। सेना में सभी वर्ण के लोग, सभी वर्ण का मतलब हो गया कि चाहे वो ब्राह्मण हो या फिर वो क्षत्रिय हो या फिर वो शूद्र हो या फिर वो वैश्य हो। मतलब ये नहीं था कि हमें जो है कि क्या करना है क्या नहीं, हमें बस इतना देखना था कि जो योग्य व्यक्ति होगा, चाहे वो शूद्र कैटेगरी का हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, उसे सेना में भर्ती कर लिया जाता था। तो कहने का मतलब है कि मौर्य काल की जो सेना थी वो चातुर्य वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, यानी सभी चारों वर्णों से, क्षत्रिय और ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, इनसे योग्य सेनापतियों को लिया जाता था। तो सभी वर्ण के लोग भी शामिल थे और राज्य हित पर ही सबका बल हुआ करता था कि किसी भी तरीके से राज्य का हित होना चाहिए और शासन कार्य में वर्ण भेद को अस्वीकार किया गया था। यानी शासन के कार्य में किसी भी प्रकार का वर्ण भेद नहीं होता था कि कोई काम केवल क्षत्रिय करेगा या कोई काम केवल शूद्र करेगा, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति जिस काम के लिए योग्य होगा, फिर चाहे उसका वर्ण या जाति कुछ भी हो, उसे उस काम को दे दिया जाता था। अर्थात योग्यता आधारित शासन चलाया जाता था मौर्य काल में। वहीं राज्य के 7 अंगों की चर्चा की गई है, जिसे सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। और आरओ 2023 में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सप्तांग सिद्धांत में कौन से वो 7 अंग हैं, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन हिंट देता हूँ, राजा, अमात्य जिसको मंत्री भी कहा जाता था जो है, फिर सेना, कोष, दुर्ग, मित्र, इस तरीके से जो है राजधानी भी होती थी। इस तरीके से 7 अंग बताए गए हैं कौटिल्य के द्वारा कि अगर आपको अपने शासन को चलाना है या राज्य को देखना है, तो राज्य के मुख्य रूप से 7 अंग होते हैं। आज की अगर हम आधुनिक परिभाषा में देखें तो राज्य के कितने अंग होते हैं आज की परिभाषा में? केवल 4। हम राज्य किसे कहते हैं? जिसके पास एक निश्चित जनसंख्या होती है, एक निश्चित संप्रभुता होती है, एक निश्चित भूभाग होती है और एक निश्चित सरकार होती है, उसे हम राज्य कहते हैं। लेकिन कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए कि ये उसकी मुख्य पहचान है, जहाँ पे 7 अंग देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ राज्य के सर्वोच्च अधिकारियों के रूप में 18 तीर्थ और 26 अध्यक्षों का उल्लेख है। 18 तीर्थ का मतलब हो गया जो आज के कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जो सबसे प्रमुख विभाग देखते हैं, जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, ऊर्जा मंत्री, ये लोग जो प्रमुख मंत्रालय संभालते हैं, इन्हीं को कौटिल्य ने 18 तीर्थ के रूप में कहा था कि जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग हैं वो 18 तीर्थ के पास रहेंगे। बाकी सभी छोटे छोटे 26 अध्यक्षों का भी इन्होंने उल्लेख किया है। तो आप देख रहे होंगे कि मौर्य काल को कितना सुव्यवस्थित रूप से कौटिल्य ने प्रस्तुत किया है। यानी वहाँ जैसी व्यवस्था थी मौर्य काल में, उस व्यवस्था को दर्शाया है कि राजा का हित तभी होगा जब प्रजा का हित होगा। साथ ही साथ सभी वर्ण के लोग इसमें जो है कि काम कर सकेंगे, कोई भेदभाव नहीं है, सेना हो चाहे जो भी। राज्य को अगर आप देखना चाहते हो तो 7 अंगों का होना जरूरी है। ये सभी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। वहीं मंडल सिद्धांत के अंतर्गत विदेश नीति और पड़ोसी स्वाभाविक शत्रु होता है, इस पर भी फोकस किया गया है। आप देख लीजिए, भारत का जो पड़ोसी देश है उससे कभी भी पटती नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, चाइना हो, म्यांमार हो, ये सभी हमारे पड़ोसी देश हैं। और कौटिल्य ने पहले ही कहा है कि पड़ोसी देश जो होते हैं वो हमारे शत्रु होते हैं।
आप दूर मत जाइए, आप अपने ही पास के घर को देखिए। आपके जो पड़ोस में घर है, आप देखोगे कि वो हमेशा आपके घर पे नज़र बनाए रखेगा, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये क्यों खुश हैं, ये क्यों दुखी है, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। वो इन्हीं सब चीज़ों में परेशान है। और आप भी उनके स्वभाव से इरिटेट होते होंगे, सोचते होंगे यार कैसा पड़ोसी मिल गया हमें। क्योंकि दोस्तों, पड़ोसी कभी भी हमारा हित नहीं चाहता है, क्योंकि उसके साथ रोज़ हमारा मिलना जुलना है, रोज़ हमसे वो कंपटीशन कर रहा है, रोज़ हमसे आगे बढ़ने की होड़ में लगा पड़ा है। वो कैसे हमारा हितकारी हो सकता है? कभी हितकारी नहीं होगा। इसीलिए पड़ोसी को सदैव कौटिल्य ने शत्रु के रूप में देखा है। और साथ ही साथ कौटिल्य ने इसके बारे में और क्या कहा है, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि कौटिल्य एक कैसे विचारक हो गए, एक यथार्थवादी विचारक हो गए। कैसे? यथार्थवादी। यथार्थवादी राजनीतिक विचारक का मतलब होता है कि जो रियलिस्टिक अप्रोच की बात करता है, जो वास्तविक स्थिति है उसकी बात करता है, कल्पना की बात नहीं करता है कि ऐसा हमारा पड़ोसी होना चाहिए। अरे चाहिए तो गया भाड़ में, क्योंकि हम पड़ोसी बदल नहीं सकते। संबंध अच्छे या खराब हो सकते हैं, ये निर्भर करेगा हमारे और पड़ोसी के वार्तालाप के तरीकों पे। चाइना को हम हटा नहीं सकते उसकी जगह से कि नहीं भाई चाइना तुम चले जाओ, यूएसए को यहाँ रख दो। पाकिस्तान को हम हटा तो सकते नहीं है। पड़ोसी को हम बदल नहीं सकते। कहते हैं ना कि पड़ोसी का चयन नहीं बल्कि दोस्त का चयन किया जा सकता है। हम तय करेंगे कि हमें किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं। लेकिन पड़ोसी आप बदल नहीं सकते। आप नहीं चयन करोगे कि आपका पड़ोसी कौन होना चाहिए, वो तो नेचुरल है, जो आपके बगल में रह रहा है वही आपका पड़ोसी होगा। तो यही यथार्थवादी विचार होता है कि जो रियलिस्टिक है उसके बारे में वार्तालाप करना, उसके बारे में पॉइंट रखना, बातें रखना। वहीं अर्थशास्त्र में किसी मौर्य शासक का नाम नहीं है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आखिर कैसे अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा, कि समाज की व्यवस्था बताई, अर्थव्यवस्था बताई, राज व्यवस्था बता दी, सामाजिक स्थिति बता दी, 4 वर्णों का जिक्र किया, 7 अंगों का जिक्र किया। लेकिन किसी भी मौर्य शासक का नाम नहीं है, न चंद्रगुप्त मौर्य का, न अशोक का, या और भी जो इम्पोर्टेंट शासक होते हैं उनमें से किसी का नाम ही नहीं है यहाँ पे। तो ये एक सोचने वाली बात है कि यहाँ पर कुछ गलती हुई है या नहीं, ये आगे की बात है। वहीं दूसरे स्रोत के रूप में हम देखेंगे मेगास्थनीज की इंडिका, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। 1-2 पॉइंट यहाँ पे रखे जाते हैं, तो उसको समझेंगे कि वो कौन से पॉइंट है जहाँ से ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हम सेकंड इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है मौर्य काल के बारे में जानने के लिए, वो हमारा क्या है, मेगास्थनीज की इंडिका। ये इंडिका है, उंडिका मत समझिएगा, ये इंडिका इस तरीके से लिखा गया दोस्तों, इंडिका है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहा है मेगास्थनीज ने भी मौर्य समाज के बारे में। तो यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था। ये मेगास्थनीज कौन था? यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं जो दक्षिण भारत में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाके संलेखना पद्धति से अपने जीवन का त्याग करेंगे। संलेखना मतलब या संथारा, जो जैन धर्म की पद्धति है, उसको हमने जैन धर्म की क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर नहीं देखा तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा उसको। और आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि भारत की भौगोलिक स्थिति, क्या कहा रहा है, भारत की भौगोलिक स्थिति, नगर प्रशासन परिषद और सैनिक प्रशासन पाटलिपुत्र नगर का इसने व्यापक वर्णन किया है। अर्थात इसने नगर के बारे में बात की है, भौगोलिक स्थिति के बारे में बात की है। और अगर हम देखें तो मेगास्थनीज की इंडिका में उत्तरापथ मार्ग का उल्लेख किया जाता है। अब ये उत्तरापथ मार्ग क्या है दोस्तों? जो उत्तर भारत को जोड़ता था, उत्तर भारत को मगध साम्राज्य से जोड़ता था। यही उत्तरापथ मार्ग आगे आप जीटी रोड के रूप में भी पढ़ोगे, शेरशाह सूरी द्वारा जो मरम्मत की गई। फिर आगे एक जो है कि ग्रैंड ट्रंक एक जो है कि नाम का एक व्यक्ति था अंग्रेजी शासन में, वो भी इसका मरम्मत कराता है। तो उत्तरापथ शासन इसको कहा जाता है, उत्तरापथ मार्ग, जो लगभग 1300 मील लंबा था और ताम्रलिप्ति बंदरगाह से तक्षशिला तक जाता था। तक्षशिला आपको बताना है किस देश में आता है या किस राज्य में, और ताम्रलिप्ति बंदरगाह भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि किस देश में या किस स्थान पे ये पाया जाता है। आगे देखते हैं। भारतीय, ऐसा मेगास्थनीज ने बताया कि भारतीय हेराक्लीज यानी विष्णु और डियानिसस यानी शिव की उपासना करते थे। अर्थात मेगास्थनीज ने क्या बताया कि अगर आप विष्णु भगवान की देवता की पूजा कर रहे हो तो यानी आप हेराक्लीज की पूजा कर रहे हो, और अगर आप शिव की पूजा कर रहे हो, शिव की उपासना कर रहे हो, तो डियानिसिस बताया। क्या बताया? डियानिसस। और साथ ही साथ नगर के अधिकारी के रूप में एस्टिमोनोई का उल्लेख भी किया है। किसने किया ये उल्लेख? किसने किया है? मेगास्थनीज ने किया है अपनी पुस्तक इंडिका में। लेकिन इसी के साथ
मेगास्थनीज की इंडिका में कुछ ऐसी बातें भी कही गई हैं जो तत्कालीन मौर्य समाज के बारे में सही नहीं मानी जाती हैं, जिन्हें हम भ्रामक बात के रूप में देखते हैं, जैसे जो कि सत्य नहीं है। जैसे भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया था इन्होंने, जिसमें एक दार्शनिक, किसान, शिल्पी, सैनिक, पशुपालक, निरीक्षक और सभासद। तो ऐसा इन्होंने कहा मेगास्थनीज ने कि तत्कालीन समय में जो मौर्य समाज था या भारतीय समाज जो था वो मुख्य रूप से 7 जातियों में विभक्त था: दार्शनिक, किसान, शिल्पी, सैनिक, पशुपालक, निरीक्षक और सभासद। ये 7 प्रकार की जो है कि जातियां बताई हैं किसने? मेगास्थनीज ने। लेकिन ऐसा सत्य नहीं है, क्योंकि तत्कालीन जो और भी स्रोत हैं, जो और भी ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, उसमें 7 नहीं बल्कि 7 से कई ज़्यादा जो है कि बताई हैं। इसका मतलब मेगास्थनीज ने बहुत लिमिटेड जो है कि चीज़ों का अध्ययन किया, इसलिए सही नहीं है। वहीं भारतीय लेखन प्रणाली से परिचित नहीं है। इन्होंने कहा कि जो भारतीय है वो लेखन प्रणाली से परिचित नहीं है। अगर लेखन प्रणाली से परिचित नहीं है तो फिर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र कैसे लिखा, या मौर्य काल में जितने भी विद्वान हुए उन्होंने कैसे पुस्तकें लिख दी। अर्थात मौर्य काल से पहले के लोगों की बात करें, मौर्य काल से अगर हम पहले के लोगों की भी बात करेंगे तो वहाँ पे भी तो लेखन शैली का विकास हमें देखने को मिला। क्योंकि हमने जब इतिहास का अध्ययन किया, जिसमें हमने आद्य ऐतिहासिक और पूर्व ऐतिहासिक की बात की थी, या हम इतिहास की बात करते हैं तो जिसमें लेखन शैली का प्रमाण मिलता है हमें, तो ये तो बात गलत दिखी है कि भारतीय लोग लेखन प्रणाली से परिचित थे, मतलब परिचित नहीं थे। और भारत में अकाल नहीं पड़ता था, ऐसा है ही नहीं। खुद चंद्रगुप्त मौर्य अकाल पड़ने के दौरान जैन धर्म के साथ जो है कि दक्षिण भारत में चले गए, श्रवणबेलगोला में। भाई श्रवणबेलगोला में वो चले गए जो है, क्यों? क्योंकि बंगाल के शासन में या बंगाल के क्षेत्र में बिहार के मगध साम्राज्य के आसपास अकाल पड़ा था, और उससे पहले भी अकाल पड़ते थे। तो यह भी एक जानकारी गलत लिखी। वहीं भारत में दास प्रथा नहीं थी, ऐसा गलत है। खुद कौटिल्य ने लगभग जो है कि 19 प्रकार के दासों की श्रेणी बताई है। तो कौटिल्य वहीं दास प्रथा की बात कर रहे हैं। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक पीरियड में हमने दासों की श्रेणी पढ़ी थी, जिसमें कौन कौन थे? सभ्य और असभ्य, यानी कि आर्य और अनार्य दोनों लोगों को दास प्रणाली के बारे में हमने डिस्कस किया था कि भाई किस तरीके से दास बनते थे। आर्य प्रजाति के लोग भी और अनार्य प्रजाति, दोनों ही प्रजाति के लोगों को दास बनाया जाता था। तो ये भी एक चीज़ हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि भारत में दास प्रथा मौजूद ही नहीं थी, ये तो गलत बता रहे हैं इस तरीके से। और वहीं चंद्रगुप्त मौर्य के सहगौरा अभिलेख जो कि गोरखपुर में है, महास्थान अभिलेख जो कि पश्चिम बंगाल में है, अकाल के दौरान राजकीय सहायता दिए जाने का भी उल्लेख है। खुद देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो सौगौरा अभिलेख जो गोरखपुर में है, सौगौरा अभिलेख कहाँ पे है? गोरखपुर में। महास्थान अभिलेख कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इन दोनों में ही अकाल के दौरान राजकीय सहायता दिए जाने का प्रमाण मिलता है। और मेगास्थनीज साहब कह रहे हैं कि नहीं, अकाल पड़ता ही नहीं था। तो कुछ बातें थी जो इन्होंने गलत बताई हैं, या यूँ कहें कि भ्रामक हैं, उनमें कोई सत्यता नहीं दिखती है। अब हम तीसरे पॉइंट पे चलेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है अभिलेखों को जानने के लिए, यानी मौर्य काल के बारे में जानने के लिए। वो हमारा हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब हो गया अशोक के अभिलेखों की हम बात करेंगे। अब यहाँ से देखो बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, इसलिए आज की क्लास में हम अशोक के अभिलेखों को बहुत अच्छे से समझेंगे। 3 प्रकार के इनके अभिलेख होते हैं। एक होते हैं बृहद अभिलेख, जिस पे 14 प्रकार की घोषणाएं लिखी गई थी, ध्यान देना, और ये प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। जितने भी बृहद अभिलेख मिले, 10, 20, 25, 50, 100, 2, 4 जो भी मिले, उन सभी अभिलेखों पर 14 घोषणाएं लिखी जाती थी। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो, जैसे मान लो एक बृहद अभिलेख ये हो गया, ठीक है, ये बृहद अभिलेख हो गया, एक ये हो गया दूसरा वाला, फिर एक तीसरा वाला हो गया, इस तरीके से। और इन सभी पे 14 बिंदुओं में जो है कि 14 घोषणाएं लिखी गई थी। और ये घोषणाएं जो लिखी गई थी वो किस में लिखी गई थी? प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। और इनको 14 जगहों पे या 20 जगहों पे जहाँ जहाँ भी रखा गया था, तो उनमें 14 घोषणाएं लिखी गई थी। तो इसको समझेंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके लघु शिलालेख। ध्यान देना, ये लघु शिलालेख जो अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताते हैं कि अशोक राजा कब बने, अशोक ने जो है कि राज्याभिषेक कब किया, अशोक ने कौन कौन से कार्य किए महत्वपूर्ण, ये उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। वहीं एक आता गुफा लेख, यानी जो गुफाएं हैं, स्पेशली बराबर पहाड़ी की गुफा जो आजीवक सन्यासियों को या आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान कर दी गई थी, तो वहाँ पर भी कुछ अभिलेख के रूप में या कुछ जो है कि लेखन शैली देखने को मिलती है। इसीलिए अशोक के जो अभिलेख हैं 3 रूप में डिवाइड हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट आपके बृहद अभिलेख हैं जो कि प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और जिनकी क्या मिलती है? राजकीय घोषणाएं 14 मिलती हैं। तो आइए उन 14 घोषणाओं को हम क्रम से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्रमवार प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली अगर हम बात करेंगे
तो जो पहली घोषणा की गई है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। तो आपसे सीधा पूछ लिया जाता है कि अशोक की किस घोषणा संख्या में, 1 2 4 5 ऑप्शन देके कि किस घोषणा में क्या पूछा गया, पशु बलि की निंदा की गई है, तो वो कौन सी घोषणा संख्या हो गई, पहली हो गई। दूसरे में बात करेंगे तो मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा का उल्लेख किया गया है। सीमावर्ती राज्यों की चर्चा की गई जिसमें चोल, पांड्य, संतिपुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी श्रीलंका जिसको कहा जाता है, इन सभी का जिक्र देखने को मिलता है। हमें क्या देखने को मिला कि मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा पद्धति के बारे में बात की गई है। वहीं सीमावर्ती राज्य जो मगध से संबंधित थे, चोल, पांड्य, संतिपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका, तो ये हो गया। वहीं तीसरी बात करेंगे, तीसरी जो आपकी घोषणा थी इसमें युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक नामक अधिकारियों की नियुक्ति की चर्चा की जाती है। जो बिचौलियों को हटा के युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई। वहीं चौथे पे बात करेंगे तो ब्राह्मणों और श्रमणों, श्रमणों का मतलब होता है साधु, इनके सम्मान की बात की गई है। और फिफ्थ वाले में धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे चल के ये 12 नंबर में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति, जो कि पूछा जाता है कि अशोक ने धम्म महामात्र अधिकारी की नियुक्ति किस अभिलेख में, मतलब किस घोषणा में की है, तो 5वें नंबर पे। और छठे पे क्या है कि सर्वलोक हित मेरा कर्तव्य है, मैं प्रत्येक समय उपलब्ध हूँ अपने सेवकों के लिए, चाहे मैं भोजन कक्ष में हूँ या शयन कक्ष में हूँ या उद्यान या बगीचे में हूँ। और यही पद्धति बताती है कि मौर्य काल लोक कल्याणकारी कार्य के रूप में काम करता था, लोक कल्याणकारी राज्य था। और आगे हम देखेंगे 7वें नंबर पे, 7th और 12th की सेम मतलब कि स्टडी है कि धार्मिक सहिष्णुता पे चर्चा की गई है। किस पे चर्चा की गई है, धार्मिक सहिष्णुता पे, यानी सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान होना चाहिए, किसी भी धर्म की वरीयता की बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। वहीं 8वें नंबर पे स्वयं को शिकार यात्रा छोड़ के धम्म यात्रा के रूप में अपने आप को विकसित करता है कि अब मैं धम्म की यात्रा करूँगा, शिकार की यात्रा नहीं। मतलब अब मैं गांव-गांव में जाके लोगों से मिलूंगा, प्रजा से मिलूंगा और उनको जो है कि नैतिक जीवन के बारे में बताऊंगा। धम्म कोई धर्म नहीं था, धम्म एक संहिता थी, जीवन को जीने की एक कला थी, सामाजिक नियम थे, कोई धार्मिक नियम नहीं थे। तो वो गांव-गांव में जाके लोगों से मिलकर उन्हें सामाजिक नियम के बारे में बताता था कि कैसे आपको अपने जीवन का यापन करना चाहिए, कैसे आपको दैनिक दिनचर्या रखनी चाहिए। इन सभी के बारे में अब चर्चा करने के लिए उसने ये यात्रा शुरू की। वहीं पर 9th नंबर पे जन्म उत्सव सामाजिक समारोह पर अपव्यय की निंदा की। उसने कहा कि ऑलरेडी मगध साम्राज्य में कई बार अकाल पड़ चुके हैं, हमारे राजकोष कम होते जा रहे हैं, और ऐसे में यहाँ की प्रजा अगर अपने भोग विलास, जन्म उत्सव, सामाजिक समारोह, शादी, बर्थडे पार्टी, इन सभी पे अगर बहुत अधिक पैसा खर्च करेगी तो मगध साम्राज्य का जो है कि दिवाला निकल जाएगा, इसलिए फालतू का व्यय मत करिए। और 10वें नंबर पे जो घोषणा थी, कार्य पर बल दीजिए विदाउट यश या कीर्ति, यानी कार्य पर फोकस कीजिए, फल की इच्छा मत करिए, अपने यश और कीर्ति को बढ़ाने का प्रयास मत करिए, चुपचाप अपना बस आप काम करते रहिए। अगर आपका कार्य अच्छा होगा तो जनता आपको जरूर जो है कि सम्मानित करेगी। वहीं 11वें नंबर पे कहते हैं कि ब्राह्मणों, श्रमणों और बड़ों का सम्मान कीजिए, ये हमने ऊपर भी पढ़ा। और 12वें नंबर पे इतचिक महामात्र यानी स्त्री अध्यक्ष महामात्य पदाधिकारी की चर्चा की गई है, जो धम्म महामात्र थी उसी तरह एक स्त्री को भी अध्यक्ष बनाया गया, इतचिक महामात्र, ये 12 नंबर में है। और 13 नंबर की अगर हम बात करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट आता है ये, जिसमें सबसे ये लंबा है और इसी में कलिंग युद्ध का वर्णन भी है, 5 विदेशी राज्यों एवं शासकों का वर्णन है, जिसमें चोल, पांड्य का भी है, आटविक जातियों को अनुशासन में रहने का आदेश दिया जाता है, चेतावनी दी जाती है, अन्यथा दंडित करने की बात की गई थी। और इसी में इसने लिखा कि कलिंग युद्ध के पश्चात हृदय परिवर्तन हुआ, जिसके पश्चात उसने किसी भी प्रकार का युद्ध अभियान करने से मना कर दिया कि अब मैं कोई भी युद्ध अभियान नहीं करूंगा, क्योंकि कलिंग युद्ध में काफ़ी लोगों का नरसंहार किया अशोक ने, जिसके पश्चात इसने पश्चाताप किया कि मैंने बहुत बड़ा एक पाप किया है और अब मैं बौद्ध धर्म की राह पर चलूंगा, साम्राज्य विस्तार नहीं करूंगा बल्कि समाज के लोगों का कल्याण करूंगा, ऐसा इन्होंने प्रतिज्ञा ली। तो इसलिए 13 वाला सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और एक दो देख लेते हैं यहाँ पे। अब हम बात करेंगे कुछ इनके अभिलेखों के बारे में बेसिक जानकारी से रिलेटेड, जैसे ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक
और ग्रीक लिपि में अभिलेख इनके देखने को मिलते हैं। यानी 4 भाषाएं हैं, 4 लिपियां हैं जिसमें अशोक के अभिलेख देखने को मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरामाइक लिपि और ग्रीक लिपि। और सबसे पहले 1837 में इनको पढ़ा गया था किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। और ब्राह्मी लिपि में देवानामप्रिय उपाधि भी जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ी थी। जेम्स प्रिंसेप ने ही बताया कि ब्राह्मी लिपि में अशोक की एक और उपाधि है जिसका नाम है देवानामप्रिय। और एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि अशोक नाम से अशोक का उल्लेख कितने अभिलेखों में देखने को मिलता है? तो 4। मास्की जो कि आंध्र प्रदेश में, गुर्जरा जो कि मध्य प्रदेश में, निट्टूर और उदयगोलम जो कि कर्नाटक में है। इनमें अशोक का नाम अशोक के नाम से ही उल्लिखित है। ये कई बार पूछा जाता है कि अशोक नाम से किन किन अभिलेखों में इसका उल्लेख देखने को मिलता है? मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उदयगोलम। तो ये आपको याद रखना है। वहीं मौर्य शासक दशरथ ने भी देवानामप्रिय उपाधि ली थी। श्रीलंका शासक तिस्स ने भी देवानामप्रिय उपाधि ली थी। तो ये कहना गलत हो जाएगा कि केवल अशोक ने ऐसी कोई उपाधि ली थी, ये गलत बात होगी, क्योंकि अशोक के साथ मौर्य शासक दशरथ भी थे जो अशोक के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। और साथ ही साथ जो श्रीलंका के शासक तिस्स थे, इन्होंने भी इस उपाधि को ग्रहण किया था, देवानामप्रिय को। तो अशोक की इस भाषा को, मतलब इस उपाधि को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा ब्राह्मी लिपि में। वहीं अगर हम बात करेंगे कि पत्थर पर लेख लिखवाने की परंपरा अशोक ने ईरानी शासक डेरियस प्रथम यानी दारा से प्राप्त की। लेकिन यहीं पर तुलना की जाती है कि ईरानी अभिलेख और अशोक के अभिलेखों में एक बेसिक अंतर जो हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट में, यहाँ पर नहीं, आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट में पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि कई बार अशोक के अभिलेखों पर आरोप लगाया गया शिलालेखों पर कि ये तो पूरे के पूरे ईरानी शिलालेख या अभिलेखों की कॉपी हैं, जिरॉक्स कॉपी है, यानी नकल की गई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तविक स्थिति में आप देखेंगे कि अशोक के अभिलेख ईरानी अभिलेखों से ज़्यादा विलक्षण हैं, ज़्यादा अच्छे हैं, और उनकी प्रतिभा अलग है, उनकी बनावट अलग है, उनकी लेखन शैली अलग है। केवल लेख लिखवाने की जो परंपरा थी पत्थर पे, वो इन्होंने ईरानी शासक डेरियस प्रथम से ली थी, लेकिन बाकी और कुछ भी चीज़ नहीं ग्रहण की। वहीं अगर आप देखेंगे कि कलिंग अभिलेख या शिलालेख धौली एवं जौगढ़ उड़ीसा में है, जिसमें समस्त प्रजा मेरी संतान है ऐसा इन्होंने खुद स्वीकार किया है, और समस्त प्रजा का कल्याण करना मेरा उत्तरदायित्व है, ऐसा अशोक ने खुद एक्सेप्ट किया है। और वहीं हम देखेंगे रुम्मिनदेई अभिलेख। रुम्मिनदेई अभिलेख के बारे में क्या है भाई? तो ये नेपाल की तराई लुम्बिनी में स्थित है। कहाँ पे? नेपाल की तराई जो लुम्बिनी में स्थित है। बुद्ध के जन्म स्थान पर जाकर धार्मिक कर यानी बलि को समाप्त किया, और भू राजस्व राशि 1/6 से बढ़ाकर 1/8 कर दी गई। यानी अब 6, मान लीजिए 6 किलो अनाज है, उसमें से 1 किलो अनाज राजा को देना पड़ता था, लेकिन अब इसे बढ़ा के 8 किलो अनाज में से 1 किलो अनाज राजा को देना पड़ेगा। तो टैक्स की राशि को कम कर दिया गया, इसीलिए इसको आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है, बिकॉज इससे मौर्यकालीन कर प्रणाली का भी पता चलता है। तो रुम्मिनदेई अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें धार्मिक कर यानी बलि को समाप्त किया बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी जाके, और साथ ही साथ भू राजस्व की राशि 1/6 से बढ़ाकर 1/8 कर दी, जिससे अब लोगों को कम से कम कर के रूप में राजस्व देना पड़ता था। तो बचत होने लगी, और लोगों के दिलो दिमाग पे अशोक का जो है कि नाम बहुत सकारात्मक रूप में स्थापित हुआ, एक अच्छे शासक के रूप में स्थापित हुआ। तो ये आपका आर्थिक अभिलेख भी कहलाता है। वहीं कुछ और भी अभिलेख हैं, जैसे निगाली सागर अभिलेख। निगाली सागर अभिलेख जो कि नेपाल की तराई में स्थित है, और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ पर यात्रा करने वो आते थे, और कनक मुनि स्तूप का भी यहाँ पे साइज डबल कराया। निगाली सागर जो अभिलेख में बताया गया कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ पर यात्रा करने आए थे नेपाल की तराई में, और जो कनक मुनि जी का स्तूप था उसके साइज को बढ़ा के डबल करा दिया गया। वहीं एक और अभिलेख है कौसाम्बी अभिलेख, जिसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक ने बौद्ध संघ में फूट डालने वालों को चेतावनी दी, और उसकी रानी करुवाकी और उसके पुत्र तीवर की भी इसमें चर्चा देखने को मिलती है। इसीलिए रानी का अभिलेख भी इसे कहा जाता है, क्योंकि अशोक की पत्नी करुवाकी का इसमें जिक्र है, और साथ ही साथ उसके पुत्र तीवर की भी चर्चा की गई है। और मुख्य रूप से जो बौद्ध संघ थे उनमें फूट डालने वालों को चेतावनी दी थी कि अगर आपने किसी प्रकार से बौद्ध संघ में फूट डालने की कोशिश की तो उनके साथ अच्छा नहीं किया जाएगा। ऑलरेडी जो दूसरी बौद्ध संगति थी उसको अशोक ने पढ़ा था या समझा था कि हाँ यहाँ पर जो है कि फूट डाली गई थी, इसीलिए यहाँ पर वो चेतावनी देते हैं।
तो इसलिए इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। और साथ ही साथ 2 अभिलेख इसके और हैं, जिसमें एक आता है भाब्रू अभिलेख, जिसको हम बैराट अभिलेख के रूप में जानते हैं, जो एमपी में आता है। कहाँ पे आता है? एमपी में। अशोक बुद्ध धम्म संघ में विश्वास करते हैं, अर्थात बौद्ध मतानुयायी होने का प्रमाणित होता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ये भाब्रू अभिलेख यानी बैराट अभिलेख में डिस्कस होता है। बुद्धम धम्मम संगम, यह जो है कि मंत्र अशोक ने यहाँ पर लिया, भाब्रू अभिलेख में जानकारी मिली। वहीं बराबर पहाड़ी गुफा अभिलेख जो हमने ऊपर पढ़ा कि अशोक ने सुदामा कर्ण चौपर विश्व झोपड़ी नाम की जो गुफा थी इसका निर्माण कराया और आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान में दे दी। आजीवक संप्रदाय के जो सन्यासी थे, साधु थे, उनको दान में दे दी गई, जिसको बराबर पहाड़ी की गुफा कहा गया। आगे चल के इसका पुत्र भी जो है कि पहाड़ी जो थी गुफा पहाड़ी उनको दान करेगा, लेकिन हम उसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे कि मौर्य काल के बारे में अगर आपको विस्तार से जानकारी लेनी है तो आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार पढ़ना पड़ेगा, मेगास्थनीज की इंडिका में क्या क्या लिखा है वो पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ पुरातात्विक अभिलेख जो हैं, पुरातात्विक अभिलेख मुख्य रूप से अशोक के, उनको भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा कि क्या क्या अभिलेख हैं। तो ये आज हमने पढ़ा इन सभी चीज़ों को, और यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं कि निगाली सागर अभिलेख कौन सा है, रानी के अभिलेख की क्या विशेषता है, भाब्रू अभिलेख कौन से हैं, कहाँ कहाँ से अशोक के नाम देखने को मिलते हैं, जिसमें उदय गोलम, नेतुर, गुर्जरा, मास्की, और साथ ही साथ आर्थिक अभिलेख जिसको रोमिनदेही अभिलेख भी कहते हैं, कब उसने 1/6 से 1/8 किया, बलि कर को समाप्त किया, बराबर की पहाड़ी किस संप्रदाय को दी। इन सभी चीज़ों से जो प्रश्न बनते हैं वो आज हमने डिस्कस किया है। और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों अशोक का धम्म, जो अशोक नए धम्म पे बात कर रहा है, यानी धम्म मतलब कोई धर्म नहीं है बल्कि सामाजिक एक नियम है। इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो ये रही आज की क्लास, और अब इसी तरीके से आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी, और जल्दी हम एंशिएंट हिस्ट्री के साथ साइंस की क्लास को लेकर चलेंगे, ताकि थोड़ा सा एक बैलेंस बने, एक स्टैटिक पोर्शन और एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के सब्जेक्ट के साथ, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। और एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और बाकी मिलते हैं, ढेर सारा आपका प्यार, इसके लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।